सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सुपर करंट अफेयर शो में और आज है 6 अप्रैल 2017। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के कितने सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं और इसका सही आंसर है 5। जी हाँ, 5 बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया है और एक भारतीय महिला बैंक, यानी कुल 6 बैंकों का विलय किया गया है। हम बात करते हैं इसके विस्तार की, तो ये 5 बैंक जो है जिनका विलय किया गया है। पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, दूसरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, तीसरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, चौथा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और 5वां बैंक है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो इन 5 बैंकों का विलय किया गया है भारतीय स्टेट बैंक में। साथ में एक भारतीय महिला बैंक का विलय भी किया गया, तो कुल 6 बैंकों का विलय किया गया है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वहीं इसके अध्यक्ष की बात करें तो अरुंधति भट्टाचार्य जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। भारतीय महिला बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और बहुत चर्चित हुआ था क्योंकि इसके पूरा जो स्टाफ था, लगभग 500 लोगों का स्टाफ पूरा महिलाओं का स्टाफ था, इसलिए काफ़ी चर्चा में हुआ था। इसके मुख्यालय जो था दिल्ली में था और इसकी सीईओ हैं उषा अनंत सुब्रमण्यम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अग्रणी गायिकाओं में से एक थी और वह किस घराने से ताल्लुक़ रखती थी? हाल ही में इनका निधन हुआ है और इसका सही आंसर है जयपुर। ये जो थी जयपुर राजघराने से, जयपुर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। विस्तार की बात करें तो जानी मानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर का 3 अप्रैल 2017 को निधन हो गया और ये 84 वर्ष की थी। जन्म की बात करें तो 10 अप्रैल 1932 को इनका जन्म हुआ था और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक के अग्रणी गायिकाओं में से थी। जयपुर राजघराने से इनका ताल्लुक था और इनकी माँ भी जानी मानी गायिका थी जिनका नाम था मोगूबाई कुर्दीकर। जयपुर घराने के जो दिग्गज गायक थे अल्लादिया खान साहब, उनसे इन्होंने प्रशिक्षण हासिल किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर जो है पहला है वीपी कानून को। इनको नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर। अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो उर्जित पटेल है। वीपी कानून को यानी विभू प्रसाद कानून को की बात करें तो 3 अप्रैल 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का पद संभाला और इन्होंने आर गांधी की जगह ली। मतलब इनसे पहले जो डिप्टी गवर्नर थे वो आर गांधी थे। इनकी नियुक्ति जो की गई है वो 3 वर्ष के लिए की गई है, यानी कि 11 मार्च 2017 तक इनकी नियुक्ति मान्य होगी, इनको मंजूरी प्रदान की गई है। और भारतीय रिजर्व बैंक में विभू प्रसाद कानूनगो के अलावा 3 अन्य जो डिप्टी गवर्नर हैं वो है विरल आचार्य, ये पहले हैं, दूसरे हैं एस मुद्रा और तीसरे हैं NS विश्वनाथन। तो ये 3 और इनके अलावा डिप्टी गवर्नर हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत की समुद्री क्षमता बढ़ाने हेतु सतह से हवा में मार करने में सक्षम किन मिसाइलों के खरीद सौदे को मंजूरी दी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, अग्नि 6, M1, बराक या अग्नि। तो इसका सही आंसर है बराक। बराक जो मिसाइल है उसको शामिल किया गया है भारत के नौसेना बेड़े में और खरीद को मंजूरी दी गई है। विस्तार से इसकी बात करें हम तो सरकार ने नौसेना के युद्धक जो जहाज हैं उनमें सतह से हवा में मार करने वाली, तो ये जो ये बराक मिसाइल है ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और बराक मिसाइलों की नई खेप की मंजूरी दी है ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में बदलते हुए सुरक्षा ज़रूरतों के मद्देनज़र भारत की समुद्री क्षमता को बढ़ाया जा सके। ये मिसाइलें जो है इजराइल के द्वारा बनाई गई है, इसराइल से खरीदी गई है और इसराइल की जो राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा इनको खरीदा जा रहा है।
बात करते हैं अगले पांचवें प्रश्न की। तो प्रोफेसर डेविड आर सेलेम्स ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 1 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पहली बात तो यहाँ से हमें ये समझना होगा कि अभी जो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जो यूपीएससी है उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं और वो अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर डेविड आर सेमलेम। अब बात करें इनके किस अनुच्छेद के तहत इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली, तो ये इसका सही आंसर है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। तो जो प्रोफेसर डेविड हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड 1 के तहत उन्होंने अध्यक्ष पद, यूपीएससी के अध्यक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली है। यूपीएससी कार्यालय में आयोजित एक समारोह में आयोग के वरिष्ठ सदस्य विनय मित्तल ने इन्हें जो है अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन्होंने अलका सिरोही का स्थान लिया और अलका सिरोही जो थी एमपी कैडर की आईएएस अधिकारी थी और ये अब रिटायर हो गई हैं और इनकी जगह पर आए हैं प्रोफेसर डेविड सेमलेम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेशनल हॉकी लीग 2018 जो नेशनल हॉकी लीग है वो 2018 में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेगी। वर्ष 2018 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इनका आयोजन किया जा रहा है प्योंगचांग में। प्योंगचांग जो है वो साउथ कोरिया के एक शहर है प्योंगचांग और यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं शीतकालीन ओलंपिक 2018। चलिए विस्तार से इसकी बात करते हैं। तो नेशनल हॉकी लीग ने जो 2018 के प्योंगचांग शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने से मना कर दिया है। लीग ने 3 अप्रैल 2017 को कहा कि वह शीतकालीन खेलों के ब्रेक के बिना ही अपने 2017-18 के सीजन अनुसूची को अंतिम रूप देगी, यानी कि अब जो नेशनल हॉकी लीग है वो भाग नहीं लेगी इन ओलंपिक्स में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI द्वारा आयोजित 19वां राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन CFC 2017 की थीम या विषय क्या थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल ये खेलों का वानिकी सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसकी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसकी जो सही थीम थी वो है ऑप्शन सी, समृद्धि और भावी पीढ़ी के लिए वन। ये इसकी थीम थी। चलिए विस्तार से हम इसके बारे में बात करें CFC 2017 की। तो 19वां ये राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन था जो कि 3 अप्रैल 2017 को देहरादून उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान में इसका शुभारंभ किया गया। तो देहरादून के अंदर वन अनुसंधान संस्थान है, वहीं पर इसका शुभारंभ किया गया और ये सम्मेलन भारत में दूसरी बार आयोजित किया गया। इससे पहले 1968 में राजधानी दिल्ली के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित हम कर चुके हैं। 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 5 दिवस का यह सम्मेलन है जिसकी थीम थी समृद्धि और भावी पीढ़ी के लिए वन पर आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के अंदर विश्व के 53 राष्ट्रों में से 49 राष्ट्रों के 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सम्मेलन है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न है भारत और किस देश की कंपनियों के निर्माण, फार्मा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 36 अरब डॉलर के 31 सहमति ज्ञापन यानी MOU पर दस्तखत किए? तो भारत ने किए हैं मलेशिया के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं और आंसर है मलेशिया। चलिए विस्तार से बात करते हैं। भारत और मलेशिया की कंपनियों ने निर्माण, फार्मा और शिक्षा इस तरह के विभिन्न जो क्षेत्र है उसमें 36 अरब डॉलर के निवेश के 31 सहमति ज्ञापन जो है या MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रज्जाक, उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में इन MOU पर साइन किए हैं। उनके सामने में इसका आदान प्रदान किया गया है। वहीं बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है और मलेशिया की जो मुद्रा है वो है मलेशियन रिगिट और ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना से जुड़ने वाला मिजोरम 27वां राज्य बन गया है? तो जो योजना से जुड़ा है वो है उदय योजना। उदय योजना से जुड़ने वाला जो है 27वां राज्य बन गया है मिजोरम। चलिए उदय योजना की विस्तार से बात करें तो उदय यानी कि उज्ज्वल, डिस्कॉम,
एश्योरेंस योजना, ये उदय का फुल फॉर्म है UDAY। ये भारत के विद्युत वितरण करने वाली जो कंपनियों हैं उनके आर्थिक पुनरुत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है। 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं हम मिजोरम की। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है लथनहवला। ये बात करें ललथनहवला कांग्रेस से हैं वहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं। अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के किस राज्य में पर्यटन के विकास के लिए विशेष पैकेज की स्वीकृति प्रदान की है, विशेष पैकेज दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। चलिए विस्तार से इसकी बात करते हैं। तो पर्यटन के विकास हेतु विशेष पैकेज जो असम और सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो पर्यटन के विकास को प्रोत्साहित करेगा। पर्यटन मंत्री ने असम के 12 धार्मिक स्थलों के विकास का भी आश्वासन प्रदान किया है। चलिए असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल है जो बीजेपी के हैं। काफ़ी समय के बाद वहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। यदि आपको ये पसंद आता तो बिल्कुल हमें बताएं ताकि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर सकें। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।